नमस्कार, पीएनआई टॉक में आपका स्वागत है। और आज हमारे पीएनआई टॉक में जुड़ी हैं खास मेहमान। बुंदेलखंड से आती हैं और इंजीनियरिंग की है और आज नोएडा में रहकर समाज सेवा कर रही हैं। आइए स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में उनका। श्वेता जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू, और बहुत बहुत हम और शुक्रिया। हमारे दर्शक सबसे पहले आपके बारे में, आपकी शिक्षा के बारे में जानना चाहेंगे। मैं बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश के अंदर टीकमगढ़ में एक छोटा सा गांव है भेलसी, वहाँ मेरी परवरिश हुई है और वहाँ ही सरकारी स्कूल में मैं 10वीं तक पढ़ाई की हूँ। और बाकी की मेरी एजुकेशंस ग्वालियर और भोपाल में हुई है। और उसके बाद शादी के बाद हम लोग नोएडा शिफ्ट हुए और उसके बाद फिर हम लोगों ने इधर पे ही संवेदना फाउंडेशंस का गठन किया और तब से सफ़र चल रहा है। आपने इंजीनियरिंग की जी और आप जॉब भी कर सकती थी और आपने की जॉब, गवर्नमेंट जी। जॉब में रही हैं, तो फिर ये विचार आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं रही हूँ, गवर्नमेंट जॉब का सेक्टर। अपॉइंटमेंट अच्छा, आया ओके। और मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया क्योंकि समाज सेवा करनी थी, क्योंकि मुझे फिर वो करना ही नहीं था। तो इतना बड़ा त्याग कि मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी, समाज सेवा करनी है, ये विचार कैसे आया? ये कहीं ना कहीं मेरी फैमिली से ही मुझे मिला है। मैंने बचपन से ही अपनी फैमिली को यही काम करते देखा है और मेरे जीवन पे मेरे परिवार के दो लोगों का काफ़ी गहरा प्रभाव रहा है। एक मेरी दादी और दूसरे मेरे पिताजी। किस तरीके से? मैं एक संयुक्त परिवार में पली बड़ी हूँ और मेरे पिताजी बड़े बेटे थे और मैं उनकी पहली बेटी, पहला बच्चा। घर की तो सबसे जो बड़ी संतान। हाँ, तो जो पहला बच्चा होता है वो पूरे परिवार का बहुत प्यारा होता है, लेकिन जब दूसरा बच्चा आता है ना, तो बड़े बच्चे को ना दादा दादी के पास शिफ्ट कर दिया जाता है कि मतलब अब तुम दादा दादी के साथ सोओगे। ठीक है। तो मैं अपनी दादी के साथ ही शायद 3rd क्लास में थी, तब से उन्हीं के साथ सोती थी। मैंने दादी में के अंदर एक चीज़ देखी है। हमारे इधर पे देहाती क्षेत्रों में ना एक कीड़ा होता है, बिच्छू। तो वो जब काटता है ना, तो उसका जहर बहुत गंदे तरीके से आपके शरीर में फैलता है और जी उससे इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। जी। तो रामेश्वरम से एक जड़ी बूटी लाती थी और दादी, जिसको वो स्टॉक में रखती थी। दादी जी। हाँ, और पूरे क्षेत्र में पता था, आसपास के देहातों में, गांव में, कि यदि बिच्छू ने काटा है तो वहाँ जाना है। और बिच्छू जो काटता था वो आपको हमेशा जब सूरज ढलता है और सूरज के उगने से पहले जो अंधेरा होता है तब ज़्यादा ऐसे केसेस आते थे। जी तो मैंने देखा कि यदि 8 बजे भी किसी को काटा, 10 बजे भी किसी को काटा, या रात के 2 बजे या 3 बजे, जी। वो उसी एनर्जी के साथ उठती थी और जब तक वो बिच्छू का असर ख़त्म ना हो जाए, वो व्यक्ति हंसते हुए घर ना जाए, तब तक वो वहीं दरवाजे पे बैठी रहती थी। और क्या होता है ना, छोटी जगह पे जी यदि आपको बिच्छू ने काटा तो आप अकेले नहीं आएंगे, आपके मम्मी पापा सिर्फ नहीं आएंगे, बिल्कुल आपके परिवार के 4 लोग आएंगे और हाँ। आपके पड़ोस के भी 4 आएंगे। बिल्कुल। और वो 2 घंटे 4 घंटे उनको इस तरीके से अपनी बातों से इंगेज रखती थी कि कोई बोर ही नहीं होता था। तो उनकी वो एनर्जी कहीं ना मुझे बहुत प्रभावित करती थी। और दूसरा मेरे पिताजी का प्रभाव रहा। एक घटना घटित हुई मेरे साथ। इंजीनियरिंग के लिए मेरी जिद थी कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, क्योंकि उस जी समय सिर्फ दिमाग में ये था कि जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं वो इंजीनियरिंग करते हैं। ठीक है। 2008 की बात है। तो मैं जिद पे अड़ गई कि मुझे तो इंजीनियरिंग करनी है। अब मेरे पिताजी बहुत स्वाभिमानी आदमी हैं। मैं एक अच्छे मध्यम वर्गीय फैमिली में, जो आर्थिक रूप से अच्छी फैमिली मानी जाती है, मैं ऐसी फैमिली में पली बड़ी हूँ। पर मैंने अपने पिता को देखा है, उन्होंने अपनी चीज़ों को खुद शुरू किया छोटे स्तर पे, क्योंकि उनके मस्तिष्क में हमेशा ये रहा कि जो पिता का है वो तो है ही, लेकिन मेरा क्या है। तो उन्होंने अपनी चीज़ों को, अपनी यात्रा को खुद बनाया और आज वो पूरे क्षेत्र में उनको जाना जाता है उनके काम के लिए। जी तो उस समय बहुत छोटे स्तर पे ही थे वो, और इंजीनियरिंग की बच्ची ने जिद कर ली। अब फीस कहाँ से आए, तो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस हो गई। सेकंड सेमेस्टर में जब हम लोगों को ग्वालियर जाना था, मैं घर आई थी, तो पापा ने कहीं ना कहीं से ऐसी व्यवस्था करके और फीस का अरेंजमेंट किया था, और वो थोड़ा डिले हो के लास्ट डेट थी वो। तो हम लोगों को गांव से ग्वालियर जाने में 6 घंटे लगते हैं। जी। उस समय हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी, ठीक है। तो रेंट की गाड़ी लेके जाते थे। तो हम लोग गाड़ी का वेट कर रहे थे, सुबह के 5 बजे थे, और हमारे पहचान के एक जन आए। उन्होंने कहा कि चाचा मुझे पैसे चाहिए इतने,
और मम्मी की तबीयत ख़राब है और टीकमगढ़ इमरजेंसी आई लेके है। जाना है। उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने पॉकेट में हाथ डाला, और निकाल के दे दिया। निकाल के दे दिए। ना उन्होंने ये पूछा कि आप तैयार होके कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वो हड़बड़ी में थे। ठीक है, और उनको ना अपनी इन्होंने कुछ, प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी। हाँ, ना इन्होंने कुछ बताया जी। और मैं देखती रह गई। अब मेरी तो फीस कम हो गई ना, बिल्कुल। तो कॉलेज तो नहीं उसको एक्सेप्ट करेगा। तो अब मैं, पापा ने, फिर क्या होता है, मेरे पापा उस समय गल्ले का भी काम होता है गांव में। तो कुछ अनाज जो कुछ हफ्ते बाद दुगना होने वाला था, वो उसके लिए वो स्टॉक करके रखे थे और उन्होंने मेरी फ़ीस के चक्कर में बेच दिया। हाँ, वहाँ पे उन्होंने, फ़ोन का तो इतना सिस्टम था नहीं, तो उन्होंने बोला, उनके घर गए, उनको ये, फिर वो आए, बैठे, मैं बात तो सुन ही रही थी सारी। तो वहाँ पे ज़बान की कीमत होती है। उन्होंने बोल दिया ठीक है तुम इतने में ले लेना, वो पैसे दे दिए और मेरी फ़ीस पूरी हो गई। और मैंने देखा वो 6 घंटे की पूरे सफ़र में उन्होंने एक बार वो ज़िक्र नहीं किया कि ये चीज़ हुई और किस तरीके से उन्होंने मैनेज किया। और फिर जब मैं इंजीनियरिंग करती थी तो उनके जो भी किसान भाई बंधु थे, तो वो हमेशा मुझे बोलते थे आज उसको वहाँ उस हॉस्पिटल में लेके जाना, वो आ रहा है उसको उस हॉस्पिटल में लेके जाना, उसको इतने पैसे दे के जाना। तो ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर ना बहुत ज़्यादा गहरा असर करती गई कि मैं एक ऐसे पिता की बेटी हूँ कि जिसका हाथ हमेशा ऐसा रहा है, हर सिचुएशन में मैंने उनको ऐसे देखा है। तो ये तो 8th क्लास में ही सोच लिया था, जब दादी का देखती थी, दादाजी का देखती थी, क्योंकि मेरे परिवार में 2 चीज़ें हमेशा से प्राथमिक रही हैं, पहला शिक्षा और दूसरा सहयोग। उसके लिए कभी मैंने किसी का हाथ पीछे होते हुए अभी तक ही नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरे खून में ही ये है। और सिर्फ जॉब करना मेरी एक मजबूरी थी कि सिर्फ एक नाम हो जाए कि हाँ सरकारी नौकरी मिल गई। मुझे लगता है मैंने कलेक्टर भी बन जाती तो भी मैं छोड़ देती, क्योंकि मुझे करना यही था, क्योंकि ब्लड में है वो, क्योंकि वो ब्लड में है और मैं वही अच्छे से कर पाती हूँ। उसमें मैं दिन रात बहुत सहज तरीके से हर एक परिस्थिति में कर लेती हूँ। बात करें संवेदना फाउंडेशन की, जी, इसका जन्म कैसे हुआ? फिर संवेदना का जन्म 16 अप्रैल 2022 को हुआ और 2019 में मेरी शादी हुई। मेरी 2 जो वैवाहिक वर्षगांठ है वो नहीं हम सेलिब्रेट कर पाए। कोविड थी, महामारी थी, तो समझ सकते हैं कि वो नहीं हो पाया होगा। और फिर मैं भी सोशली काफ़ी इंगेज हो गई थी। जो भी उस समय पे कोविड में हम लोग वेलफेयर के काम कर रहे थे, मैं कई सारे लोकल NGOs के साथ मिलके काम कर रही थी। लेकिन 2022 में जब कोविड का असर धीरे धीरे कम हुआ तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अब मैं अपना कुछ कर सकती हूँ। और मेरी तीसरी वैवाहिक वर्षगांठ थी, तो हस्बैंड से डिस्कस किया कि चलो हम अपने लिए इस तीसरी वर्षगांठ पे अपनी संस्था शुरू करते हैं। जी। और फिर जब हमारे जो ट्रस्टी हैं, हमने उनसे बोला कि हम ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, आप हमारे साथ रहेंगे, हमें मानसिक रूप से आपका सहयोग चाहिए जी। और इसका क्या नाम रखा जाए। तो उन्होंने बोला श्वेता ये आपकी ना संवेदनाएं हैं, तो क्यों ना इसका नाम संवेदना ही रखो। मैंने कहा तो बढ़िया है। तो वहाँ ऐसे हुआ संवेदना फाउंडेशन का जन्म, गठन हुआ। तो हम और हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि अब संवेदना फाउंडेशन क्या क्या काम कर रही है, क्या क्या गतिविधियों में रहती है? संवेदना की शुरुआत जो हुई थी वो गौरैया संरक्षण से लेके हुई थी। जी, उसके पीछे भी कोई कहानी है? हाँ, क्योंकि मैं गांव देहात की पली बड़ी लड़की हूँ। मैंने तो अपने आसपास पक्षियों को चहचहाते देखा है। जी। मैं उन लड़कियों में से हूँ कि स्कूल में यदि लंच हो जाए ना तो हम लोग दूसरों के खेत पे जाके बेर तोड़ते थे। जी। हम वो वाले बच्चे हैं। तो हमने गांव का ही पूरा कल्चर देखा है। शहर हम पे कभी ज़्यादा हावी नहीं हो पाया। मैं भोपाल भी पढ़ी हूँ, ग्वालियर भी पढ़ी हूँ, पर वो कभी हावी नहीं हो पाया। तो जब इधर आई तो इधर मुझे पक्षी नहीं दिखते थे और हम अपनी बालकनी में देखते थे तो हमें ज़्यादातर कबूतर दिखते थे। तो हमारे घर में ना एक नियम था, हमारी दादी मम्मियाँ आज भी करती कि पूजा करने के बाद कुछ चावल छत पे रखाती हैं। तो पानी और चावल या कुछ गेहूं के दाने तो वैसे भी रखा ही रहता है। कुछ ऐसा सीमेंट का बनवा देते हैं कि उसमें ऑलरेडी पानी रहता है। बिल्कुल। हाँ, उसमें आपको डालने की भी परंपराएं थी और बड़ी अच्छी परंपराएं बनाई गई थी। जी। तो अब जब इधर आए तो फिर हमने कबूतरों के लिए डालना शुरू किया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें तो हैं, ब्लड में है, नहीं जाएंगी। जी। तो
जब सोचा कि चलो नाम तो हो गया संवेदना फाउंडेशन, अब काम क्या करें। बिल्कुल। तो फिर हस्बैंड ने बोला क्यों ना तुम इन्हीं लोगों के लिए कुछ करो। मैं उस समय कबूतरों को दाना पानी दे रही थी, तो मैंने कहा मैं इनके लिए क्या करूँगी। हम्म। तो उन्होंने बोला सोचो, R&D करो, रिसर्च करो, किन पक्षियों को ज़रूरत है। जी। तो फिर हमने देखा, काफ़ी R&D किया, तब समझ में आया कि गौरैया के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतना काम किया जा रहा है, वो एक्चुअल में हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और फिर जब देखा, उसके बारे में पढ़ा, तो फिर अपने बचपन में चली गई कि इनके साथ तो मैं पली बड़ी हूँ। तो फिर वो कहीं न कहीं वो भावनाएँ जुड़ गईं। तो फिर हमने वहाँ से ठान लिया कि हम इनके लिए काम शुरू करेंगे, हम लोगों में जागरूकता लाएँगे और स्पेशली बच्चों में। जी। क्योंकि हमने देखा है मेट्रो शहर में जो बच्चे हैं, उनके माता-पिता पक्षियों को और पहाड़ों को किसी पहाड़ी एरिया में जाके दिखाना पसंद करते हैं, किताबों में पसंद करते हैं, पर उनको रूबरू करवाना अपने घर में पसंद नहीं करते। बिल्कुल। और जबकि वो पक्षी जो है गौरैया, वो एक घरेलू पक्षी है, वो आपके साथ आपके ही घर में रहता है। जी। तो इस तरीके से हमने स्कूल्स, कॉलेजेस, नोएडा में कॉर्पोरेट अंतिम में निवास में भी आपने कुछ इस तरीके की कार्रवाई की, गतिविधियां की हैं? नहीं, अंतिम निवास में अभी ऐसा कुछ किया नहीं है। पर हाँ, हमें बोला गया है कि हम क्या वहाँ पे पक्षी ला सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आस-पास बिल्कुल भी पक्षी नहीं हैं। तो शायद हम फरवरी में वहाँ पे नेस्ट प्लांटेशन करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम पक्षियों को वहाँ पे ला सकें। और अभी भी हमने काफ़ी ऐसे प्लांटेशंस, कई सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने वहाँ पे प्लांटेशन किया है, ताकि उन पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था, क्योंकि पक्षी जो होते हैं ना, वो ऐसे पेड़ों को पसंद करते हैं जो फलदार होते हैं। तो काफ़ी लोकल NGOs ने वहाँ पे प्लांटेशन भी किया है, ताकि उस चीज़ को, उस तरीके के पेड़ों को वहाँ पे डेवलप किया जा सके। और फरवरी में वहाँ पे हम नेस्ट प्लांटेशन करेंगे। देखा जाता है अक्सर महिलाओं को कहा जाता है कि आप परिवार संभालो, बच्चे देखो, और मतलब समाज के लोग भी आपको रोकते हैं, तो कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि समाज ने, परिवार ने रोका होगा, महिला हो, घर संभालो, कहाँ समाज सेवा के चक्कर में अपना समय लगा रही हो। तो कैसा लगता है ये सब सुन के, और सर आपने मैं कैसे इस चीज़ से बाहर निकली? सर मैं इस चीज़ में ना बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरा परिवार जो है वो महिला पुरुष वाला नहीं है। मानसिकता वो महिला पुरुष वाली नहीं है। मैं 15-16 साल घर से बाहर रही हूँ, और मुझे लगता है मेरे पिताजी ने मेरे भाई से ज़्यादा मुझे स्वतंत्रता दे रखी थी। तो वो तो मेरे परिवार में मुझे कभी देखने को नहीं मिली, पर हाँ, मेरे आस-पास में मैंने वो चीज़ें काफ़ी देखी हैं, जी। जिनसे मैं रूबरू बहुत अच्छे तरीके से हुई हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जब आप एक अच्छी एजुकेशन लेते हो और उसके बदले आपको एक अच्छी जॉब भी मिलती है, और आप जब इस लाइन में आते हो, तो कहीं न कहीं उनका कंसर्न सिर्फ़ इतना होता है, ये सिक्योर नहीं है, इसमें आप अपना घर कैसे चलाओगे? जी। उनको आपके काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छा काम कर रहे हो, ये वो भी जानते हैं, पर आप अपना घर कैसे चलाओगे? बिल्कुल। तो कहीं न कहीं ये समझाने में मुझे बहुत समय भी लगा, और उतार-चढ़ाव तो ख़ैर आते हैं। जब आप भीड़ से हट के कुछ काम करने की शुरुआत करते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे आपको जूझना पड़ता है। और मुझे लगता है कि जो आपके अगेंस्ट होते हैं, एक्चुअल में वही आपको ऊपर लेके जाते हैं। जब तक आलोचक नहीं होंगे। जब तक आलोचक नहीं होंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं इस चीज़ में भी बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे भरपूर आलोचक मिले आलोचक हैं, खूब और मिले। अपने आस-पास ही मिले हैं। चलिए। अच्छा, देखा जाता है कि समाज सेवा के लिए समय के साथ साथ धन की ज़रूरत होती है, तो किस तरीके से मैनेज करती हैं? अभी तो फ़िलहाल कहना चाहिए मेरे हस्बैंड ही पूरा मेरे परिवार का सब कुछ देख रहे हैं, और उनका पूरा सपोर्ट रहता है। एक वो सामाजिक कार्यों के लिए जो धन की ज़रूरत पड़ती है, मैं उसकी बात। हाँ, सामाजिक कार्यों में हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, अभी 3 साल तक शुरुआत से लेके मुझे लगता है 20 अप्रैल 2022 तक हमारे सभी मेंबर्स ने बहुत अच्छे से हमारी संस्था को चलाया है, और हमारे कुछ व्यक्तिगत डोनर रहे हैं जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। और 20 अप्रैल 2025 के बाद हमको अब लोगों से
एक सही तरीके से सपोर्ट मिलना शुरू हुआ है। कुछ ऐसे डोनर्स मिले हैं जो चाहते हैं कि आप काम करें, हमें नाम नहीं चाहिए, और वो इसलिए अब शायद हमारे काम दिखने लगे हैं। तो अभी क्या क्या काम कर रहे हैं हम? अभी हम आशियाना हमारा एक प्रोजेक्ट है जो गौरैया संरक्षण पे काम करता है। ठीक है। ज्ञानशाला है, संवेदना ज्ञानशाला, जिसमें जो बच्चे स्कूल्स नहीं जाते, जिनके माता पिता दिहाड़ी बेस पे काम करते हैं, और उनके साथ सबसे बड़ी चुनौतियाँ ये होती है कि उनको जहाँ काम मिलता है वो वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, और उसका खामियाजा उनके बच्चों को भुगतना पड़ता है कि उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाती। बात की आपने ज्ञानशाला की। ज्ञानशाला में एक बच्चे की कहानी है जो प्रेरणादायक है, कुछ हटके है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं तो जिनकी थोड़ा कहानी जानना चाहेंगे। प्रेरणादायक है। जानना चाहेंगे। शुरुआत में हमारे पास एक बच्ची आई थी, 3 भाई बहन थे वो, और वो 16-17 साल की लड़की होगी। वो घर में सब कुछ संभालती थी, घर का पूरा काम संभालती थी। माँ घरों में काम करने जाती हैं, पिताजी भी मज़दूर थे, और वो लड़की सब संभालने के बावजूद भी जब संस्था आई तो उसको प्याज और आलू बोलना नहीं आ रहा था। 3 साल का बच्चा था। 17 साल की 17 लड़की, साल का बच्चा। 16-17 साल की जी। लड़की। तो हम लोगों ने उससे पूछा कि तुम ये बनाती हो घर पे? तो बोला वो बोल नहीं पाती थी इतना अच्छे से। तो फिर कैसे बनाती हो, क्या बोलती हो इसको? वो नहीं बोल पाती थी। पर जब हमने उस पे 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने काम किया, और उसके बाद जुलाई सेशन में हमने उसका गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाया, तो वो फर्स्ट राउंड में वहाँ पे भी इंटरव्यू होता है, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, तभी बिल्कुल। सरकारी स्कूल में बिल्कुल। आपका एडमिशन होगा। तो वो पहले इंटरव्यू में फ़ेल हो गई। फिर हमने उस पे काम किया 4-5 महीने, उसके बोलने पे काम किया, और आज वो सारे बच्चे तीनों चारों भाई बहन स्कूल जा रहे हैं। वो भले ही अब ज्ञानशाला नहीं आते हैं, पर वो हमारे सामने ही रहते हैं, और हम उनको यूनिफॉर्म में देखते हैं, हम बहुत खुश होते हैं। प्रसन्न हो जाते हैं कि हमने हाँ, कुछ अच्छा किया, कुछ अच्छा किया, समाज को कुछ दे पाए। हाँ, और आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जो स्पेशल चाइल्ड हैं और जो स्कूल नहीं जाते हैं, कोई पोलियो से ग्रस्त है और किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उम्र उनकी बड़ी है, पर माँ बाप का कहीं ना कहीं एक कंसर्न होता है कि हम अपने बच्चे को कैसे स्कूल भेज सकते हैं। तो फिर हम उनको पढ़ाते हैं, खुद बुलाते हैं, और वो अच्छा कर रहे हैं। और अब तो हमने ई शिक्षा की भी शुरुआत कर दी है, और आज वो कंप्यूटर पे भी अच्छा काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। आप आइएगा कभी, उन्हें देखिएगा। जी बिल्कुल, अवश्य आएंगे और आपके सेंटर का विजिट करेंगे। बिल्कुल। अब हम जानना चाहेंगे कि संवेदना फाउंडेशन बुंदेलखंड और आपके टीकमगढ़ में कब कुछ शुरुआत करने वाली है समाज सेवा की? जी, बुंदेलखंड तो मतलब मेरे दिल से बहुत, मतलब दिल के नज़दीक है, क्योंकि मैं अपनी जड़ों से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत वाला, बहुत गंदा वाला जो बोलना चाहिए। जी। और मेरा हमेशा से ड्रीम था, सपना था कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ करूं, पर कहीं ना कहीं सामाजिक चुनौतियां होती हैं। एक महिला के लिए बहुत सारी सामाजिक चुनौतियां होती है। शायद आज मैं एक लड़का होती तो मैं संवेदना का गठन अपने ही क्षेत्र में कर रही होती, मुझे उतनी दिक्कतें नहीं आ रही होती। पर जी। चूंकि मैं महिला हूँ और चूंकि मैं शादीशुदा हूँ, तो शायद मेरे लिए फिर चुनौतियाँ थोड़ा बढ़ जाती हैं, क्योंकि लोगों को आपका काम पसंद है, पर शायद वो अभी उस चीज़ को समझने के लिए समझना नहीं शायद उसको चाहते। उनको ये पता है लड़की अच्छा काम कर रही है, पर वो उसको समझना नहीं चाहते हैं। तो अब शायद धीरे धीरे अब लोगों ने मुझे समझना या संस्था का काम समझना शुरू किया है। तो बुंदेलखंड कब तक और इंतजार करेगा कि श्वेता आएंगी और हमारे लिए कुछ करेंगे? आने वाले 1-2 महीने के अंदर हमारे 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं जो हम शुरू करने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंदर, और बहुत जल्दी मैं अपने गांव में भी एक ऐसा प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रही हूँ जो हमारे बच्चे हैं वहाँ के, जो एक अभाव की वजह से अपनी प्रतिभा को नहीं दिखा पा रहे हैं, उनके बीच के उस अभाव को कम से कम किया जा सके, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। अच्छा, बात करें क्योंकि बुंदेलखंड आपके दिल में बसता है और आपने कहा कि इतना प्यार करती हैं बुंदेलखंड से, तो जानना चाहेंगे वहाँ की महिलाओं की स्थिति या महिलाओं के लिए क्या चुनौतियाँ हैं आज भी? सर, मेरा नज़रिया यदि देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति तो हर जगह बहुत अच्छी है आज के समय में। जी। जहाँ ये केसेस आ रहे हैं, जो भी निकल के आ रहे हैं, तो वो पहले भी होते थे, वो आज भी होते हैं, और वो आने वाले समय में भी होंगे, सिर्फ उनके रूप बदलेंगे।
तो दिखाई हमें इसलिए अब ज़्यादा दे रहे हैं क्योंकि डिजिटली सारी चीज़ें हो गई हैं। हम्म, जो प्रताड़ित व्यक्ति है उसके हाथ में भी आज आईफोन है, तो वो अपनी चीज़ें दिखा पा रहा है, पहले जी नहीं दिखा पा रहा था। तो महिलाओं की स्थिति तो बढ़िया है, सिर्फ उन्हीं महिलाओं की स्थिति मुझे लगता है ख़राब है जो कहीं ना कहीं अपनी स्वतंत्रता की कमान दूसरे को दे रखी हैं, जो सोचती हैं कि शादी के बाद सब कुछ मेरे पति ही हैं या मेरा परिवार ही है। सर, एक छोटी सी चीज़ है, यदि किसी को आप अपनी कमान सौंप दोगे ना, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो उस कमान को बिल्कुल लेगा। आप अपनी कमान यदि मुझे सौंप दोगे तो बिल्कुल मैं क्यों नहीं लूँगी? मुझे यदि कोई सत्ता मिल रही है, किसी को चलाने का मौका मिल रहा है, तो मैं क्यों नहीं लूँगी? तो मुझे लगता है जी इसमें पुरुष तो कहीं गलत नहीं है। इसमें महिलाओं को सोचने की ज़रूरत है कि आप अपनी स्वतंत्रता को किस हद तक और किस सीमा तक दूसरे को सौंप रहे हो। और यदि आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप वो हर काम कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, कोई नहीं रोकेगा। तो क्या ये वजह मान ली जाए शादी नहीं करने की लड़कियां आज मना करती हैं, कहती हैं हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, कैरियर बनाना है, क्या यही वजह है या कुछ और माना जाए नहीं, इसका? ये तो शायद मुझे लगता नहीं वजह है। क्योंकि बंदिशें लगती हैं शादी होने के बाद कि बंदिशें होंगी, बंदिशें तो पहले भी होती हैं, शादी नहीं होती है तब भी बंदिशें होती हैं, माँ बाप पर कहीं ना उनके कहीं। रूप अलग होते हैं तब बंदिशों के। जब आप बेटी होते हो किसी घर की या आप किसी घर के लड़के होते हो, तो आपकी बंदिशें जो होती हैं वो इनडायरेक्टली होती हैं, और जो डायरेक्टली भी होती हैं वो आपके माँ बाप है ये सोच के आप लेट गो कर देते हो। लेकिन शादी के बाद जो बंदिशें होती हैं वो डायरेक्टली होती हैं, खास तौर पे महिलाओं में, तो वो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रही हैं। तो वो जो चीज़ दिखेगी वो हर जगह फैलेगी। तो बंदिशें तो तब भी होती हैं। आप एक छोटा सा उदाहरण मैं बताऊंगी, जी इसमें सिर्फ लोगों की समझ का अंतर है। यदि आप 28 साल के एक युवा हैं, जी आप अपने पिताजी से बोलते हैं, पिताजी मैं तो गोवा जाना चाह रहा हूँ घूमने और मैं जा रहा हूँ, मुझे पैसे दीजिए। तो पिताजी बोलेंगे नहीं, जगह अच्छी नहीं है, नहीं अभी जाना। तो मैं इतना दुनियादारी नहीं पता, नहीं जाना अभी, जब बड़े हो जाओगे तब चले जाना। आपके अंदर समझ है, हर चीज़ है, पर चूंकि पिताजी उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है। लेकिन आप सपोज करिए अगले ही 2 महीने बाद आपकी शादी हो जाती है और आप फिर विदेश और घूमने आप फिर बोलते हो कि पिताजी मैं विदेश सिंगापुर जाना चाह रहा हूँ घूमने। तो वो अलाउ तो कर देते हैं। पिताजी कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल तो जाओ। तो दो क्या महीने आपकी 2 महीने में समझ तो दो डेवलप हो महीने में गई कहाँ है? से होती समझदारी आ गई? सिर्फ नज़रिया बदल गया है उनका। जब तक आप अनमैरिड थे आप उनकी जिम्मेदारी थे, जब आप 1 से 2 हुए तो आप एक दूसरे की जिम्मेदारी हो गए, और कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी कम हो गई है। सिर्फ इतना अंतर हुआ है, समझ का अंतर है। बाकी समझदार तो आप 28 साल की उस उम्र में भी थे और 2 महीने शादी के बाद भी थे। श्वेता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप कौन सा प्रोजेक्ट, बोलो नॉर्मल बोलो। संगिनी के अंदर ना हमारे 2 प्रोजेक्ट हैं, एक है स्किल्स डेवलपमेंट और दूसरा है एंटरप्रेन्योरशिप। स्किल्स डेवलपमेंट के अंदर हम सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ये सारी चीज़ों में महिलाओं को प्रशिक्षित करते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हम हर महीने स्लम बस्तियों में 3 से 4 सर्वे करवाते हैं, जिसमें ऐसे परिवार की महिलाएं निकल के सामने आती हैं जिनके घर में किसी न किसी तरीके की आर्थिक परेशानियों का वो सामना कर रही होती हैं। जी तो हम उनको उनका एक लघु उद्योग शुरू करने में मदद करते हैं। ठीक है। तो अभी तक ऐसी कई महिलाएं हैं जिनका हमने एक अपना खुद का व्यापार शुरू करने में मदद की है। एक महिला है जिसके पति का रोड एक्सीडेंट में ब्रेन हेमरेज हो गया और वो जी बिस्तर पे आ गए। ठीक परिवार की जो आर्थिक स्थिति है स्थिति या है वो रुक गई, डामाडोल हो गई पूरी बिल्कुल। खराब हो गई, जी आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं खराब हो गई। जी बच्चों की पढ़ाई, स्कूल से नाम कटवा दिए उन्होंने। हम्म, तो जब हमारी टीम ने जाके उनसे पूछा कि आप क्या करना चाहते हो, जी तो उन्होंने बोला कि हम अपने हस्बैंड को, चूँकि उनके हस्बैंड सिलाई करते थे, तो हमने वही करते उन्हें देखा है, और एक छोटे से कमरे में 2 बच्चे, हस्बैंड वाइफ, और वहीं पे सिलाई करते हैं, वहीं पे खाना बनाते हैं, और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जीवन ये कह यापन सकते हैं। करते हैं। बिल्कुल। तो मैंने यही देखा है उनको करते हुए अभी 18 साल। तो हमने कहा उनसे ठीक है आप ये कर पाओगे यदि हम आपको काम देंगे? तो उसने बोला कि अभी ना 2 महीने से मैं पड़ोसी की मशीन लेके वही कर रही हूँ। तो
हमने फिर उसको एक इंडस्ट्रियल मशीन डलवाई एक संस्था के सहयोग से, और आज वो महिला बहुत अच्छा कमा रही है और अपने बच्चों के फिर से उसने स्कूल में एडमिशन करवा लिए हैं। ऐसी ही एक और महिला है, अ, वो मुस्लिम महिला हैं, तो उनकी कुछ व्यक्तिगत परेशानियां थीं जिनके कारण उनके पहले पति ने उनको छोड़ दिया, और दूसरे पति पहले पति के बच्चों को सपोर्ट नहीं करते थे। मॉमडन फैमिली थी। हाँ, तो उनके 4 बच्चे थे, अब वो स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, उसको आर्थिक रूप से कहीं से सहयोग नहीं मिल रहा था। जी तो आस-पास के ही लोग उसको खाना-पानी ये दे रहे थे, पर ऐसे जीवन तो नहीं व्यतीत होगा। जी बिल्कुल। तो जब हमारे सर्वे में वो महिला आई, हमने उनसे पूछा, आप क्या करना चाहते हो? तो उन्होंने बोला कि हम अपने मायके में ना सब्जी का ठेला लगाते थे। तो हमने कहा उनसे कि आप अभी लगा पाओगे? तो बोले ठीक है, लगा लेंगे। हमने कहा शर्त एक है कि तीनों बच्चों के एडमिशन होने चाहिए स्कूल में, क्योंकि एक तो छोटा है तो वो तो कर ही नहीं पाओगी। तो बोली ठीक है। आपने शिक्षा पर जोर दिया कि हम हाँ, मदद तो करेंगे लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर मिलनी चाहिए, बच्चों को शिक्षा ये ज़रूर आपको मिले। कमिट करना पड़ेगा। हाँ, जी तो उन्होंने बोला ठीक है मैडम, हम करवा देंगे। तो हमने उनके लिए सब्जी का ठेला शुरुआत करवाई। शुरुआत में वो 600-700 रुपये ऐसे ही कमा पाईं, पर आज वो महिला 3000-4000 रुपये दिन का कमा रही है, और तीनों बच्चों के स्कूल्स में एडमिशन है, सरकारी स्कूल में जाते हैं, और अभी भी बीच बीच में हम उससे बात करते रहते हैं, और वो बढ़िया कर रही है। एक और महिला है, जी एक कम उम्र की महिला है, और शादी कम उम्र में हो गई, तो वो शादी लंबी चल नहीं पाई। तो अब कहीं न कहीं आप अपने पेरेंट्स के घर में जब रहते हो ना, तो एक होता तो है, कहीं न कहीं पेरेंट्स भी बोल नहीं पाते, पर एक मजबूरी तो उनकी भी होती है जो शब्दों में नहीं निकलती, पर कहीं न कहीं एक्शंस में तो निकलती है। जी बिल्कुल। तो पहले हमें भी नहीं पता था कि इनके साथ ये घटनाएँ घटित हुई हैं, क्योंकि देखने में तो वो बहुत छोटी बच्ची जैसी थी। तो हमारी ज्ञानशाला में टीचर के रूप में 1 घंटे देके हम उसको मात्र 2000 रुपये देते थे उस समय। पर धीरे-धीरे जब उसको टाइम हुआ और उसको हमने जानना शुरू किया, तब उसने, जब वो कम्फ़र्ट हुई, तब उसने अपनी कहानी बताई जी कि मैं मतलब अनमैरिड नहीं हूँ, मैं मैरिड हूँ, मेरे साथ ये चीज़ें चल रही हैं। तो फिर हमने उससे बोला कि अब तुम क्या करना चाहती हो? तुम ऐसे 2000 की नौकरी करके क्या कर लोगी? कल को भाई की शादी होगी, घर में एक और लेडीज़ आएगी, फिर तुम इसी तरीके से रह पाओगी जैसा आज रह पा रही हो? बोली बिल्कुल नहीं। तो उसने बोला कि मैम, और मैंने ना 12th में कढ़ाई की थी, यदि मुझे उसकी ट्रेनिंग मिलेगी तो मैं वो काम कर सकती तो मैं हूँ। कुछ अच्छा कर सकती हूँ। अब मैंने कभी, मुझे सुई चलाना भी नहीं आता, पर उस लड़की के लिए मैं खुद डेली आज भी रात में 2-2 3-3 घंटे टाइम निकालती हूँ, R&D करती हूँ कि और क्या किया जाए, और क्या किया जाए, और दिन में उसको वो क्या अच्छा बेस्ट दे सकें, हम उस उसको पर लगे 10 रहते से हैं। 5 घर पे बुलाती हूँ वर्किंग डे में, जी और मैं उसको अपने सामने वो चीज़ करवा रही हूँ, और उसको अब ऑर्डर आना शुरू हो गए हैं, बहुत बढ़िया, और अब तो अच्छी हमारी बात है। संस्था भी उसको एक अच्छे पेमेंट पे, एक अच्छी सैलरी पे उसको रखे हुए है। अच्छा श्वेता जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आज हिंदू मुस्लिम की बात आती है तो कहीं ना कहीं विवाद सामने आते हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? सर, मैं तो इसमें बिल्कुल मेरे सोचने की, मेरी विचारधारा बिल्कुल ही अलग है। वही सुनना चाहेंगे। सर, मैं जिस फैमिली से आती हूँ, मैं एक सनातन फैमिली से आती हूँ, और मैंने अपने घर में पूजा पाठ यही सब देखा है, और मैं भी वही करती हूँ। आज भी मेरा व्रत था, और मैं आज भी फास्ट हूँ। पर मैं दूसरे धर्म का भी उतना ही सम्मान करती हूँ जितना मैं अपने धर्म का करती हूँ। यदि आज मेरे सामने किसी मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी आएगा, तो मैं उसी तरीके से उनके साथ रहूँगी जिस तरीके से मैं और के साथ रहती हूँ। तो मेरे लिए शायद ये धर्म वहाँ मैटर नहीं करता जहाँ आप इंसान को कम या ज़्यादा आंकने की कोशिश करते हो, क्योंकि यदि घूम के देखा जाए ना, तो है तो सब कुछ शून्य ही। इंसान तो इंसान ही है, आपने उस पे ठप्पे कोई भी तो लगाए फिर हों। कश्मीर में जो हुआ या बांग्लादेश में जो घटनाएं घटती हैं या कहीं भी घटती हैं, तो किस तरीके से देखते हैं आप? ये इंसान की अपनी इच्छाएँ हैं जो इस तरीके से निकलती हैं, मुझे लगता है। ये ना तो किसी धर्म में है, और ना किसी अ,
धर्म ग्रंथों में है ये सारी चीज़ें, किसी भी धर्म में नहीं है। मुझे लगता है कि जो भी धर्म के नाम पे हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ मुसलमानों में हो रहा है, हमारे और आपके धर्म में भी धर्म के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है। श्वेता जी, अब जानना चाहेंगे आपका, महिलाओं और लड़कियों को आजकल जो आज़ादी माँ बाप भी दे रहे हैं और पतियों ने भी एक छूट दे रखी है कि आप अपने मन का काम कर सकती हैं, तो आप इसको कैसे देखती हैं? आपने एक शब्द बोला आज़ादी। जी। पहला तो क्वेश्चन यही है, मैं अपने यदि व्यक्तिगत अनुभवों से बताऊं, आज़ादी कोई मुझे क्यों देगा? आज़ादी देने का- मुझे बिल्कुल, क्यों, मेरे पिता मुझे क्यों आज़ादी देंगे? क्योंकि बढ़ते हुए दिखना चाहते हैं। नहीं। हाँ, बिल्कुल। मेरे पति मुझे क्यों आज़ादी देंगे? हर व्यक्ति स्वतंत्र है। मेरे हस्बैंड का एक कहना हमेशा से रहा है, तुम अपनी विचारों में स्वतंत्र हो, तुम्हें मुझे पूछने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैं ये कर रही हूँ, क्या मैं करूँ? तुम मुझे बताना चाहो तो ये पूछ सकती हो कि मैं ये कर रही हूँ। तुम मुझसे ये मत पूछो कि क्या मैं ये करूँ। इसका मतलब तुम कहीं ना कहीं खुद को मुझ पे डिपेंड कर रही हो, और जिस दिन यदि मैं इसकी कमान लेना शुरू कर दूंगा तो वो तुम पे हावी हो जाएगी चीज़, जी। है ना। तो मुझे लगता है, मुझे उनकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मैं कोई नहीं होता हूँ तुम्हें आज़ादी देने वाला, तुम खुद आज़ाद हो और मैं अपने लिए खुद आज़ाद हूँ। तो पहली चीज़ तो यही है कि आज़ादी देने वाला कोई किसी का कुछ नहीं होता है। ठीक है। हर किसी की एक अपनी जर्नी होती है और हर किसी की एक अपनी विचारधारा होती है। जब आप एक उम्र में आते हो तो ऐसा नहीं है कि यदि आप 30 साल के हो गए हो तो आपने जीवन में कुछ नहीं देखा। जी। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, पर उन घटनाओं से आप में कितनी समझ आ रही है वो डिसाइड करता है कि आप खुद को आज़ाद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर हम बात करें अपने तो वो आपकी समझ है। जी। यदि आपको डिपेंड ही होना है दूसरे पे कि नहीं वो कमाएगा मैं खाना बनाऊंगी, और चूंकि मैं खाना बना रही हूँ उसकी वैल्यू दिख नहीं रही है, तो मैं कहीं ना कहीं स्वतंत्र नहीं हूँ। तो वो आप अपने काम को खुद ही कमा कर रहे हो ना, तो ऑब्वियसली दूसरा भी आंकेगा। मैं जानना चाहूँगा, हमारे जो बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, उन्होंने कुछ सिस्टम बनाए थे परिवार के, एक नियम थे, जॉइंट संयुक्त परिवार होते थे, तो क्या वो गलत थे नियम जो बनाए गए थे, बिल्कुल मर्यादाएं जो बनाई गई थी? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है तब की महिलाओं और आज की महिलाओं में आप क्या अंतर देखती हैं? सर, यदि हम अपने पूर्वजों को यदि रूट से देखें, क्योंकि पूर्वज जब ईश्वर भी इंसान के रूप में आते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज ही हैं। ठीक है ना। तो हमारे वेदों में भी बताया गया है कि जब इंसान आया था तो स्त्री पुरुष एक ही थे, तभी सिर ढकना ये सारी चीज़ें नहीं थी। स्त्री के भी वस्त्र वही थे जो पुरुष के थे। यदि जो पार्ट्स इस पुरुष के निकले हुए हैं वस्त्र पहनने में, वो स्त्री के भी निकले हुए हैं, और कोई उसमें उनके नज़रिए गलत नहीं थे, क्योंकि वो वातावरण ही वैसा था। धीरे धीरे समय बदला। जब त्रेता युग से सत्य द्वापर आया तो चीज़ें अलग हो गई। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है। जी बिल्कुल, बताइए। कि जब सतयुग था तो अच्छी पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा, दोनों के अपने अपने ठिकाने थे। ठीक है। एक स्वर्गलोक था, एक पाताल लोक मतलब हर था। चीज़ के दो पहलू होते ही हैं। हाँ। धीरे धीरे जब त्रेता आया तो दोनों ऊर्जाएं एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ गई। राम भी आ गए और रावण भी आ गए। जब त्रेता द्वापर युग आया कंस तो भी आ एक गए परिवार और में कृष्ण। ही आ गए। अब जब कलयुग आया तो हम एक शरीर में ही आ गए, है ना। जी। तो हमारे अंदर राम भी है, रावण भी है, तो वो स्त्री के अंदर भी है, पुरुष के अंदर भी है। अच्छा श्वेता जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि हम बात करते हैं बुंदेलखंड की महिलाओं की सुरक्षा, स्वरोजगार के बारे में, तो क्या बाधाएं हैं जो सामने आती हैं, कैसी चुनौतियां हैं, तो कैसे देखती हैं आप? सर, आज की जो स्थिति है, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अपनी बच्चियों को पढ़ा रहा है। कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जहाँ बच्चियाँ शिक्षित नहीं हैं। उनके सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो है सुविधाओं का अभाव। तो जैसे कि एक महिला है, वो एक बच्ची है, उसने बीए कर लिया, एमए कर लिया, होम साइंस से किया है। अब वो बहुत बढ़िया कढ़ाई कर रही है, बहुत बढ़िया सिलाई कर रही है, पर गांव में उसकी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि गांव की हर एक महिला को कढ़ाई सिलाई बुनाई आती है जी। उसकी वहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है। और वैल्यू किससे होती है? जब आपके काम का पैसा आपको मिलता है ना। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का अभाव है कि उनके काम को
एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है जहाँ उसको पहचान मिले। तो हमारा सिर्फ यही प्रयत्न है कि हम अपने क्षेत्र में उन महिलाओं को, उन बच्चियों को वो प्लेटफॉर्म दें जहाँ उनके हुनर को लाया जा सके और उधर पहुँचाया जा सके जहाँ उस हुनर को दिखाने की ज़रूरत है, जहाँ उनके पहचान मिले उनको। जहाँ उनको पहचान मिले। जी। दूसरी चीज़ ये है कि इतना डिजिटली सब कुछ हो गया है, आज गवर्नमेंट के भी कई सारे ऐसी जॉब्स निकलती हैं जिनमें आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत प्रतिभावान हैं, बहुत कुछ उन्हें आता है, पर वो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कंप्यूटर ही नहीं है। उनको वो पढ़ाई पूरी आती है। यदि किसी बच्चे को स्टेनो निकालना है तो वो स्टेनो के लिए जो एजुकेशन होनी चाहिए वो उसके पास है, पर स्टेनो के लिए जो टाइपिंग चाहिए स्पीड, वो उसके पास नहीं है। तो हमारा सिर्फ यही है कि जो उनके बीच का अभाव है उसको कैसे कम किया जाए। आने वाले समय में हम उन महिलाओं, बच्चों के लिए एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे कि उनको उनके हुनर की पहचान मिले और वो यदि कुछ करना चाहते हो तो वो प्लेटफॉर्म मिले उन्हें, उन बच्चों के हौसलों को, मतलब जो उनकी उड़ान देना चाहते हैं। हाँ। अब हम बात करते हैं संवेदना फाउंडेशन, क्योंकि जिसके माध्यम से आप समाज सेवा कर रही हैं जी। और बुंदेलखंड से आती हैं, तो मैं दोनों के बारे में ही जानना चाहूँगा कि अगले 5 साल बाद बुंदेलखंड को और संवेदना फाउंडेशन को कहाँ देखना चाहती हैं? सर, बुंदेलखंड तो तरक्की कर ही रहा है, पर अभाव उन क्षेत्रों में है जहाँ लोगों की पहुँच कम है। और दूसरी चीज़, ऐसे बच्चे जो उन क्षेत्रों से निकल के कुछ बन जाते हैं, वो लौट के उन क्षेत्रों में जाना पसंद नहीं करते। जैसे यदि मैं एक गांव देहात से निकल आई हूँ और मैं कुछ अच्छा खासा बन गई हूँ, और यदि मैं लौट के अपनी भूमि को कुछ ना दूँ, तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए भी गलत है। जन्मभूमि के साथ अन्याय है। जन्मभूमि के साथ अन्याय। तो मैं चाहती हूँ कि संवेदना फाउंडेशन ऐसे यूथ को अवेयर करे कि यदि आप ऐसे छोटे से क्षेत्र से निकल के कुछ बन रहे हैं तो अपने क्षेत्र में कुछ करें, क्योंकि आपके क्षेत्र की जड़ों को आप ही अच्छे से जानते हो कि उस वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। यदि आप अलीगढ़ से हैं, कहाँ से, जहाँ से भी हैं जी, और आप अलीगढ़ के किसी गांव से हैं, तो वहाँ उस गांव की समस्याओं को आपसे अच्छा श्वेता नहीं समझ सकती। बिल्कुल। या मेरे भेलसी को मुझसे अच्छा आप नहीं समझ सकते हो। आप भेलसी में काम तो कर सकते हो, लेकिन उनकी जहाँ जड़ों में जहाँ वो अभाव है, उस अभाव को ही कैसे ख़त्म करना है, वो समस्या कहाँ से निकल के आ रही है, पर काम कैसे करना है, वो वही व्यक्ति कर सकता है जो वहाँ से निकला हुआ है। तो एक तो हमें आने वाले समय में हम ये काम जरूर करेंगे कि ऐसे बच्चे जो बाहर निकल के कुछ बन गए हैं, उनको हम कोशिशें जरूर करेंगे, उनको जागरूक करेंगे कि आप अपने क्षेत्र के लिए कुछ करिए। आप जो भी अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि हर चीज़ धन से ही होती है। तन, मन, धन, समाज सेवा में तीनों चीज़ों की अपनी वैल्यू है। किसी भी एक माध्यम से आप किसी भी माध्यम अपने क्षेत्र को आप डेवलप कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि जब आप अपना क्षेत्र पकड़ लोगे ना, तो चीज़ें वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। बात करें हम संवेदना फाउंडेशन की और बुंदेलखंड की, तो आपकी भविष्य की योजनाएं क्या है? भविष्य की योजना तो यही है कि बस मैं चाहती हूँ मेरे क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र की महिलाओं को वो सब मिले जो वो करना चाहती हैं। आज एक हुनरमंद महिला कुछ ना होने की वजह से 12 बजे तक खाना बना के 6 बजे तक फालतू बैठी रहती है, और वो बहुत कुछ कर सकती है, सिर्फ वहाँ पे चीज़ों का अभाव है जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रही है, घर से बाहर नहीं निकल पा रही है। तो यदि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म वहाँ पे शुरू कर दिए जाएं जहाँ उनके लिए एक सहज तरीके से वातावरण उनको मिले और उनके परिवार को भी दिक्कत ना हो, तो वहाँ उनका हुनर निकल के आएगा। और इस चीज़ पे हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। दूसरी चीज़ है डिजिटली करना, क्योंकि समय की मांग है, अब तो एआई का ज़माना है, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में हमारे क्षेत्र का हर बच्चा डिजिटली इतना अवेयर हो जाए कि वो अपने सारे काम खुद कर सके। और हमारा तो किसान भाई बंधुओं वाला क्षेत्र है, और आजकल तो किसानी के भी सारी चीज़ें डिजिटली हो गई हैं, तो वहाँ पे हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा। और मैं भी जिस फैमिली से आती हूँ, मेरे पिताजी भी फर्टिलाइज़र में ही हैं, तो मैं उन लोगों के लिए विशेष थोड़ा करना चाहती हूँ कि उनके बच्चे अवेयर हों और डिजिटली अपने आप को आगे बढ़ाएं।
श्वेता जी, आज का अंतिम सवाल। जी। ऐसे तो देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र हैं या कुछ छोटे गांव जहां समाज सेवी नहीं पहुंच पाते हैं और किसी कारण से या कोई वजह होती है, उनको एक संदेश मिलता है, मैसेज मिलता है कि गांव में आइए, और हमारे हाल देखें तो जाते तो हैं लोग लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं। क्या वजह है? सर, छोटे गांव जो होते हैं, एक तो छोटा शब्द होता ही नहीं है कुछ। ठीक है। जो गांव होते हैं वहाँ पे क्या होता है, उनकी एक अपनी कम्युनिटी होती है, उनको अपने में ही रहना बहुत पसंद है। वो बाहर के किसी इंसान को ना हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करते जब तक कि उनके इंटरेस्ट की बात ना हो। ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होता है कि जब आप कुछ बदलाव करते हैं तो आप वो चारों तरफ से वो चीज़ बदलती है। यदि आप क्रोधी हैं, यदि मैं क्रोधी हूँ, तो आप बोलोगे कि श्वेता बहुत क्रोध करती है, इसका क्रोध शांत हो जाए, गुस्सा शांत हो जाए। तो वो सिर्फ आपके लिए शांत नहीं होगा, मैं आपके लिए सिर्फ शांत नहीं होंगी, मैं फिर आपके दुश्मन के लिए भी शांत होंगी। मतलब मेरा जो बदलाव होगा ना, मेरे अंदर जो बदलाव आएगा वो चारों तरफ से आएगा। तो सेम चीज़ें होती है कि जब कोई समाज सेवी या एनजीओ एक गांव में जाके काम करता है तो कुछ लोगों का उसमें प्रॉफिट भी होता है और कुछ लोगों के लिए वो सही भी नहीं होता है। तो फिर वहाँ पे क्या होते हैं, द्वंद्व चलते हैं। अब चूँकि जो सामाजिक संस्था है वो तो बाहर की है और जो आपस के दो लोग हैं जिनको फ़ायदा हो रहा है और जिनको नुकसान हो रहा है, उनको तो वहीं रहना है। तो सबसे अच्छा क्या होता है कि वही तीसरा निकल जाता है, पहली चीज़। दूसरा क्या होता है कि सरकार बहुत कुछ कर रही है सरकारी स्कूल में। मैंने खुद अपने गांव के कई स्कूलों में ऐसे पता किया है कि मैं ये करवाना चाह रही हूँ, ये करवाना चाह रही हूँ, तो मुझे पता चला कि ये तो ऑलरेडी सरकार कर रही है। पर चूँकि वहाँ क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि वहाँ कोई देखने वाला है नहीं और उस चीज़ का गलत दुरुपयोग हो रहा है, उस चीज़ का दुरुपयोग हो रहा है। यदि वहाँ सरकार ने टीवी लगवाई है तो वो टीवी स्कूल में नहीं रहती, वो टीवी कहीं और ही रहती है। और चूँकि उसको देखने वाला भी कोई नहीं है, उसके टीचर भी उसी गांव के हैं, उसका हेडमास्टर भी कहीं ना उसी कहीं गांव का गड़बड़ चल रही है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अब वहाँ पे टिक कौन पाएगा? जो वहाँ का ही व्यक्ति होगा, लोकल, जो लोकल होगा वो टिक पाएगा, क्योंकि उसको पता है ना कौन कौन क्या क्या कर सकता है ना। तो यही एक कारण है कि सामाजिक संस्थाएं जो बाहर से आके काम करती है वो लंबा टिक नहीं पाती हैं छोटी जगह पे, क्योंकि एक तो वहाँ के लोग ही नहीं टिकने देंगे। अच्छा, कोई दूसरी वजह ये नहीं हो सकती है कि क्योंकि सुनने में आता है कि समाज सेवी जितनी संस्थाएं हैं लोगों की सेवा कम, अपनी सेवा ज़्यादा करती हैं? बिल्कुल। आप यदि देखें तो एनजीओ का नाम बहुत ही बदनाम किया गया है। एनजीओ हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। जिसको पैसा कमाने के लिए एनजीओ खोला है वो पैसा ही कमाएगा, वो काम नहीं करेगा। तो वो लोग हैं जो, क्या होता है, जो गलत चीज़ होती है ना वो बहुत जल्दी फैलती है और जो अच्छी चीज़ है वो रेंगती है कछुए की तरह, उसको थोड़ा फैलने में टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है, यदि एनजीओ नहीं होते ना सर, तो आज जो स्टेबिलिटी आपको दिख रही है, आपको नोएडा के भी स्लम एरिया में जो स्टेबिलिटी दिख रही है, जो स्थिरता दिख रही है, वो भी नहीं दिखेगी आपको। तो सरकार अपना काम बिल्कुल कर रही है, उसमें कोई दोहराए नहीं है, पर संस्थाएं भी अपना काम कर रही हैं। तो और जो संस्था को कमाना है वो तो कमाएंगी और जिनको करना है वो करेंगी। और संस्थाओं से हम संवेदना फाउंडेशन को अलग देखें तो उसके लिए कोई ख़ास वजह? नहीं, संवेदना फाउंडेशन किसी भी संस्था से कोई अलग नहीं है। हर एक संस्था एक अपना उद्देश्य लेकर शुरू होती है। हर किसी की संस्था खोलने का एक अपनी भावनात्मक कहानी होती है। हाँ, मैं उन संस्थाओं की बात नहीं कर रही हूँ जो सिर्फ पैसे के लिए खुली हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो सच में कुछ करने के लिए खुली हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ त्याग करके उस चीज़ को खोला है। बहुत सारे ऐसे यूथ होते हैं जो एक कम उम्र में ऐसी चीज़ों में एंटर हो जाते हैं। तो वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो कुछ करना चाह रहे हैं। तो संवेदना भी कुछ अलग नहीं है, संवेदना भी उन्हीं में से है, क्योंकि उनकी भी संस्था एक भावना से जुड़ी है जो अपना काम कर रही है। संवेदना अपनी भावना से जुड़ी है, अपना काम करे। एनर्जी सबकी अलग अलग है। हाँ, अच्छे और बुरे की मात्राएं, क्वांटिटी अच्छी थोड़ा कम और ज़्यादा हो सकती है कि किसी में कुछ काम ज़्यादा अच्छा हो रहा है, किसी में कुछ काम कम अच्छा हो रहा है।
तो वो हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि संवेदना कुछ अलग है। तो श्वेता जी, आपकी भविष्य की योजनाओं के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं Thank और आपका PNI टॉक को समय देने के लिए धन्यवाद। और दर्शकों से कहना चाहूँगा, देखते रहिए PNI टॉक।